बहुत आज हम लोग को टेंशन हो रही है। इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, अब काम कैसे करेंगे हम लोग? सच बोलो, सच। कितनी जिम्मेदारी का काम है, समझते भी हैं आप। हम लोग पीलीभीत आए हुए हैं अब यहाँ तो पे। सच बोल दो। अरे आगे ही बोलिए। आगे क्या इसके? आप तो सच बोल दो, ये गैंग्स ऑफ वासेपुरम बोलते हैं। अच्छा, हाँ। पता नहीं, मैंने देखी नहीं वो। अच्छा अच्छा, आपने गरम मसाला नहीं देखी, गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी? सच में नहीं देखी मैंने। गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी? सुना बहुत है उसके बारे में। कहाँ गाड़े थे? क्या का डायलॉग है। क्या डायलॉग है? कहाँ गाड़े थे? उसके बाद ये आता है, अब तो सच बोल दे भाई। ये एक फिल्म का डायलॉग है, अब तो सच बोल दो। मैं सहानुभूति लेता हूँ क्यूट फेस बना के। अभी कौन बन रहा है? यार देखो, ऐसा है ना, कई लोग ऐसे हुआ कि साहब बहुत लोगों ने जीओटी देखा तो मैंने नहीं देखा, बहुत लोगों ने मनी हाइस्ट देखा तो मैंने नहीं देखा। तो ठीक है, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने भी गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखा। इसमें तुम जज क्यों कर रहे हो मुझे आयुष? जज कहाँ करता हूँ, मुझे पता है, आपने देखी है। हाँ? आपने देखी है, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? आप बताते रहते हैं। क्या बताता रहता हूँ? ये वो अनुराग कश्यप, ये वो अनुराग कश्यप, क्या वो? अनुराग कश्यप ऐसा है, अनुराग कश्यप ऐसा है। पहली बात तो मैं अनुराग के लिए कभी भी ऐसा है वैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, और किसी के बारे में बात करने का मतलब ये थोड़ी कि उसकी सारी फिल्में देखी हूँ। पर अनुराग कश्यप का तो वही है, मतलब अनुराग कश्यप का वो कौन सा मूवमेंट कहेंगे, वो कमिंग ऑफ एज। क्या मतलब होता है इसका? नहीं, कुछ गलत शब्द कह दिया लगता है। कमिंग ऑफ एज एक जॉनरा है फिल्म का ही, और शायद लिटरेचर का भी होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे फिल्म का पता चला। तो जब मैं कॉलेज से निकल रहा था, वेक अप सिट जैसे कमिंग ऑफ एज जॉनरा की फिल्म मानी जाती है। पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉल फ्लावर का उस जॉनरा की फिल्म मानी जाती है। तो जब आप जिससे कहते हैं कि आप कॉलेज वाली दुनिया से रियल वर्ल्ड में कदम रख रहे होते हैं, और आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में इशू आता है, या लगता है कि यार क्या है ये सब, तब इस तरह की फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं। तो मुझे उस फेज़ में बड़ी पसंद आई थी कमिंग ऑफ एज। लड़का अब बड़ा हो रहा है या लड़की अब बड़ी हो रही है। यही है ना? पता नहीं। आज मेरे साथ एक डेजावू मोमेंट हुआ, जो कि एक्चुअली डेजावू नहीं था। यूँ समझिए कि एक 4.5 पौने 5 साल बाद एक मोमेंट रिपीट हुआ। आप चाहें तो उस मोमेंट को जी सकते हैं, आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है, मेरी आवाज़ आप तक तब भी पहुंचती रहेगी। कल्पना करिए कि आप एक गाड़ी में हैं, बाहर मध्यम ठंड है, सुबह की धूप में सुखाई गई ठंड, और आपने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया है, तो हवा है जो एक साकल की तरह आपके माथे पर बज रही है जब तक, और गाना बज रहा है अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ। गाने पे लौटूंगा। कार के बाहर क्या है ये बता दूं। एक सड़क है जो यूं समझो कि काई पे एक नागिन लहरा रही हो, हरा चट्टान हो, हरा मैदान हो, वैसी सड़क, और उसके दोनों तरफ जंगल, बेपनाह बेतहाशा जंगल, पुराने पेड़, जिनकी एक बड़ी आदिम पहचान होती थी हमारी स्मृतियों में। उन पे वन विभाग की वो पुताई होती थी पेंट से, गेरुए और सफ़ेद रंग की। तो ऐसे पेड़ हैं,
और हर पेड़ अपने आप में एक मुकम्मल बयान है धरती का। तो आप इन सबको देख रहे हैं और अमिताभ का लिखा गाना बज रहा है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबां पे स्वाद रखना। और कितनी ही कहानियाँ आपको याद सी आती हैं, कितनी ही बातें जिसमें आप ठीक से अलविदा नहीं कह पाए। ये मैं 2017 में बहराइच गया था रिपोर्टिंग के लिए, और वहाँ पे हमने एक बूढ़ी अम्मा से बात की थी, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। एक टीवी पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, इन दिनों आज तक चैनल में है, उन दिनों इंडिया न्यूज़ में थी शायद। उन्होंने सबसे पहले उनकी रिपोर्ट की थी, फिर वही रिपोर्ट गई थी तो उसके बिना पे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और हम लोग जब पहुँचे रिपोर्टिंग के लिए तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, गाँव में रहती है महिला। तो हम गए थे उनसे मिलने। फिर वंशीधर बौद्ध समाजवादी पार्टी के नेता थे, मंत्री भी थे, उनका घर भी वहीं था, वहाँ भी गए थे। तो वो बहुत दूर था बहराइच से, पूरा करतनिया घाट का जंगल पार करके। तो वापसी तक शाम जवान हो चुकी थी, और तब भी ऐसा ही था, दोनों तरफ दरख्त थे और ये गाना था, और तब तो नया नया सा ही था। और आज हम जब पीलीभीत से माधव टांडा की तरफ आ रहे थे तब भी वैसा ही कुछ हुआ। तो एक ये मोमेंट था। एक आज हम लोग दोपहर में एक तुम पहले चाय पी लो। ग्रीन टी नहीं, तुम सुनो सुनो के पी लो। चाय का वजह सड़क सुन के पीने में ही है ना, ऐसे क्यों? I find this sound very irritating. हाँ, I find it very relaxing. How strange this world is. इस आवाज़ को सुन के मुझे वैसी उलझन होती है जैसे खाली कढ़ाई में करछुल चलने पे जो होती है ना। अरे वो बहुत सही लगती है मुझे। हम लोग काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। आपको पेट्रोल की खुशबू अच्छी नहीं लगती? छुटपन में ठीक लगती थी। और जो रेल की पटरी जो घिसटती है जब उसके ब्रेक लगते हैं तो एक जलन की बू आती है, वो कतई अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता उसको खा जाए? चलिए, बारिश जब होती है तो सौंधी मिट्टी की खुशबू तो अच्छी लगती होगी। चलो भैया, कॉमन ग्राउंड तलाश लिया। आज हम लोग मैं रख देता हूँ यार, चाय भी नहीं पी सकते, क्या ही लोकतंत्र है। एक मैं वीडियो देख रहा था, मेरी एक दोस्त है मीनाक्षी, अनदर न्यूज़ एंकर। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था उसके साथ कि ये रिजेंबल्स यू। और जब वो मैंने वीडियो, अभी तो यहाँ खुलेगा नहीं क्योंकि पीलीभीत में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो उस वीडियो में एक भाई साहब हैं, तुम मुझे बता रहे थे कि तुम उनको जानते हो। कौन? वो जो 5 चीज़ें बता रहे थे कि इनसे दूर रहो, तुमने बोला था हाँ ये वीडियो बना के डालते हैं इस तरह के। अंकुर वरीकू। अरे मैं उनका फैन हूँ, फैन नहीं मतलब मैं बहुत। अंकुर वरीकू का वो वीडियो है। तो उसमें है कि ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जिन्हें ये पता हो कि आप किसी चीज़ से इरिटेट होते हो और फिर भी वो बार बार वो चीज़ करें। ये अंकुर वरीकू ने कहा था अपने ब्लॉग में कि एक तो है पता नहीं है कि आई फाइंड समथिंग अनोइंग और यू फाइंड समथिंग अनोइंग, और एक है कि पता है उसके बाद भी जानबूझकर चढ़ाने के लिए करो। जैसे हमारी एक मित्र हैं, वो ऐसे कभी कभी ऐसे कास्ट जोक मारते हैं, किसी दूसरे कास्ट पे नहीं, मेरी और अपनी कास्ट पे। एंड आई फाइंड एनी कास्ट जोक वेरी इरिटेटिंग। आई एम जस्ट नॉट फाइन। मैंने एक दिन तुम्हें भी टोका था। हाँ, कास्ट जोक मुझे तो लगता है यार किसी भी चीज, प्राइवेट में, पब्लिक में नहीं, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं 3-4 लोग आपस में तो किसी भी तरह के जोक्स चल सकते हैं। डार्क जोक्स जिन्हें कहते हैं या डैंक जोक्स जो कहते हैं, तो अगर ठीक है, इफ़ यू आर कूल विद इट तो कर सकते हैं। नहीं मैं तो करता हूँ यार, तो ठीक है। आई डोंट फाइंड इट फनी।
खैर तो हम लोग KCMT गए थे, तो वहाँ पे एक फंक्शन सा चल रहा था, वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्हें कुछ अवार्ड मिला है, तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ। फिर धीमे धीमे हम लोग कैंटीन में गए, वहाँ कुछ लोग मिले जो जानते थे ललन टॉप को, बात शुरू हुई। तो ऐसी अनऑफिशियली मतलब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, फिर ऑन कैमरा बात हुई, लेकिन उस बात का रंग जमता है इसके पहले ही, चूँकि एक बरेली से इस तरह की खबरें आ रही थी कि कुछ उपद्रव हो गया है, तो सब कॉन्शियस भी थे और बसें जाने लगी। फिर लेकिन कुछ हॉस्टल की लड़कियां आई और उन्होंने आराम से आधा घंटा बातचीत की। तो जब तक ऐसे सोशल और सब मसलों पे बात हुई तो खूब खुल के बात कि हमारी डिमांड क्या है, आलू कम करवा दो, नाश्ते में रोज़ आलू देते हैं, हॉस्टल लगवा दो, हॉस्टल में कूलर लगवा दो सर, और प्लीज़ ट्रिप तो करवाई दो आप डायरेक्टर साहब को बोल के, ये वो। और जैसे पॉलिटिकल आए एकदम से डिवाइड हो गया। कुछ लड़कियां कि नहीं फार्म लॉ पे वो मैं मोदी ने गलत किया है ये वो, और कुछ नहीं आप हर चीज़ का ब्लेम मोदी को डाल दो। एकदम से बहस शुरू हो गई उनमें, और फिर बोली सर आप ये टॉपिक चेंज कर दो। इसमें तो बहस हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए लड़कियों को, तो डिबेट तो उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिर और चीज़ों पे बात हुई, फिर लड़कियों ने एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाया फुलकारी पे। तो वो एक हम लोगों के लिए लर्निंग होती है कि जब आप अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से बात करते हैं तो कैसे बात की जाए उनसे कि वो धीमे धीमे खुलें, उनके बिलीफ सिस्टम को कैसे जाना जाए। क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे हमारा सबसे अहम काम यही होता है जब हम इस तरह की यात्राओं पे निकलते हैं कि जब हम अलग अलग लोगों से बात करें तो कैसे वो आपके साथ सहज हों, और उस सहजता के क्रम में वो आपको बताएं चीज़ें। जैसे बीते दिन हमारी बरेली के एक गांव में बातचीत हुई थी, वो बातचीत मुझे बहुत प्रिय है। मतलब मैं आज गाड़ी में आते वक्त देख रहा था, जब तक इंटरनेट काम कर रहा था, बरेली से पीलीभीत के रास्ते में ऐसी खुली सी बातचीत है कि किसान हैं, कोटेदार है, BDC मेंबर हैं, प्रधान हैं, सब ऐसे बात कर रहे हैं। आप में से कई लोग बोलते भी हैं कि माइक पे शूट करो, कैमरा पे। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब आप बहुत फॉर्मल बातचीत करते हो तो रिस्पोंडेंट बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। एकदम से उनके मुंह के आगे आपने माइक लगा दिया, कैमरा है, और गाँव में फिर वो उतने खुल नहीं पाते कई बार। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बैठे हैं, बातचीत चल रही है, तो आयुष ये मोबाइल स्टिक लेके आ जाते हैं। थोड़ा कहीं कहीं ऑडियो का मसला रहता है, तो अब ये तय हुआ है कि जेरी संभालेंगे। अब वैसे कई लोग बोलते भी हैं कि जेरी को पगार क्यों दे रहे हो, जेरी तो दिन का एक आध वीडियो शूट करता है। तो एक ये चीज़ हासिल रहा। और एक यहाँ पे नेता हैं, क्या नाम था उनका, तौकीर नहीं, तौकीर रज़ा खान, तौकीर था तौफीक सुनाई दिया था मुझे तो। तौकीर रज़ा खान। बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू है, 1.5 घंटे का है जेरी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उनके हिसाब से लेस्बियन और गे होना गुनाह है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, अननेचुरल है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कोई भी चीज़ अननेचुरल है तो वो एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? कोई भी चीज़ नेचर में तो नेचुरल ही हुई ना। उनके हिसाब से साइंटिस्ट काफिर होते हैं, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ उनमें से, कि एक एवोल्यूशन का क्रम हुआ धरती पे, जिसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या है, वो लगातार इवॉल्व भी हो रही है कि कैसे हम अमीबा से हमने यहाँ तक का सफ़र तय किया। अमीबा एक वो है, मतलब कॉमन नोन टर्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से। तो हाँ, तो इसीलिए अमीबा सबको पता, सबने जिसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की उनको पता है कि अमीबा है ना, सिंगल सेल तो फिर बहुत पॉपुलर है अमीबा वो, मतलब। हाँ, इसीलिए तो अमीबा, पैरामीशियम, और फिर कैसे जटिल होती गई संरचना और इंसान बना। ये तो एक इवोल्यूशन की साइंटिफिक थ्योरी है। हमारे ऑफिस में भी एक अमीबा है अमीबा कहते हैं उनको। कौन? दर्पण जी को अमीबा कहते हैं ना सब। क्यों कहते हैं? पता नहीं, शायद वो हर चीज अमीबा से शुरू करते हैं, मतलब बहुत ही बेसिक से कोई भी स्टोरी शुरू करते हैं, इसलिए। You don't know the story. हाँ, I don't know, मुझे ये लगा। एक्चुअली उनका नामकरण ही मैंने ही किया था। तो दर्पण जी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में घुस जाते हैं। जैसे दर्पण जी से बात करो कि
दर्पण जी को आप बोलो कि दर्पण जी ये जिंजर आंवला है, इस पे एक आर्टिकल लिख दीजिए। तो वो कहेंगे कि मैं आपको इस आर्टिकल में जिंजर आंवला के बारे में बताऊंगा जो कि फलानी जगह होता है, पर पहले मुझे लगता है कि हमें धरती, प्रकृति और मिट्टी के बारे में बात करनी चाहिए। फिर वो मिट्टी पे बात करेंगे, मिट्टी कैसे बनती है, फिर मिट्टी के प्रकारों पे बात करेंगे, फिर वो आंवला प्रजाति के सारे वृक्षों के बारे में बात करेंगे, फिर वो हो सकता है आंवले पर आए, है ना। तो वो बहुत फैला देते हैं, वो मज़ेदार भी होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स इन ललन टॉप जिनको मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ। आज भी हमारे एक व्यूअर ने कहा मुझसे पर्सनली कि मेरे को ललन टॉप को एंटरटेनमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। एंटरटेनमेंट सेक्शन बहुत हमारा, उनको ऐसा लगता है कि हमारा एंटरटेनमेंट सेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, और उन्होंने कहा रिव्यू जो है मैं सिर्फ दर्पण जी के देखना पसंद करता हूँ और पढ़ना पसंद करता हूँ, और किसी के नहीं। दरअसल ये काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच ही उदासीनता का बायस बनती है। आपको जो पता है? नहीं। दर्पण जी, मैं कभी कभी कॉपियाँ एडिट करता हूँ। ऐसे किसी दिन थोड़ा सा टाइम मिल गया तो रेंडमली एक न्यूज़ आर्टिकल पिक कर लूँगा जो टीम ने किसी ने लिखा है, हो सकता है पब्लिक भी हो चुका हो, एडिट करता हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं कैसे एडिट, तो बुला भी लेता हूँ। जैसे 4-6 लोग खड़े होते हैं, तो एक दिन दर्पण जी का एक आर्टिकल मेरे लपेटे में आ गया। तो लेसन टॉप में हम लोग का इस चीज़ पे बड़ा जोर होता है कि ज्ञान को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, स्पष्ट, सरल, सरस। दर्पण जी की एक कॉपी थी, किस विषय पे थी मुझे याद नहीं, उसमें एक वाक्य आया कि ये काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच की उदासीनता का बायस बनती है। मैं हिल गया भाई इसको पढ़ के। मुझे लगा कि सिर्फ इस वाक्य को समझाने के लिए एक निबंध लिखा जा सकता है। तो दर्पण जी समझाने की कोशिश की तो वो और गिरते गए। तो ललन टॉप की न्यूज़ रूम में एक फ़ोटो लगी है जिसमें मैं एडिट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे, 4-6 लोग खड़े हैं और उसके ऊपर डायलॉग लिखा हुआ है, ये काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच ही उदासीनता का बायस बनती है। ऐसा हो जाता है। बट यस, ही इज वन ऑफ अवर ब्रिलियंट राइटर्स। आई रियली लाइक रीडिंग। हाँ, आज मेरे को उन्होंने प्रतीक्षा, दर्पण, गजेंद्र और निखिल ने जब वो असम चुनाव के लिए गया था तो कुछ लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी थी, बड़ा ब्यूटीफुल राइटिंग। और अगर आप चेक करिएगा आयुष, अगर जब भी ये ब्लॉग अपलोड हो, इंटरनेट आए, कि निखिल के वो आर्टिकल्स हमने शायद 1-2 पब्लिश भी करवाए थे, फिर उनका लिंक जरूर डालिएगा। कचार पेपर मिल वाला पब्लिश हुआ है। हाँ, हुआ है ना, उसका लिंक डलवाइएगा। और गजेंद्र ने डेल्टा मेघवाल की मौत पे एक आर्टिकल लिखा है, उसे पब्लिश करवाइएगा, उसके साथ लिंक दीजिएगा। और प्रतीक्षा का म्याऊं का कोई भी एक आर्टिकल आप शेयर करवा सकते हैं। तो थोड़ा हम लोग जो बात कर रहे हैं, और दर्पण का तो कोई भी आर्टिकल हो सकता है। रिसेंटली वो चल रहा है, हाँ, एक नया पैसा जो उन्होंने लिखी है, एक नई सीरीज है हमारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसकी भी प्लेलिस्ट शेयर कर देना एक्चुअली, कोई अगर इस वीडियो के ज़रिए पहुंचना चाहे। कमाल की सीरीज़ है, और जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, जैसे मैं, तो उनके लिए वो बिल्कुल धीमे धीमे सहज सरल ढंग से पूरा विषय, क्रिप्टो करेंसी क्या है, मार्केट, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का फ़र्क, रेगुलेशंस क्या हैं, भविष्य में क्या होगा, ये सब बता रही है। ललन टॉप की सीरीज़ है एक नया पैसा, वो ज़रूर देखिए आप। तो हम लोग जो आज दिन की बात कर रहे थे, मूल विषय पे लौटते हैं। तो एक तो वो अच्छा चलता हूँ मोमेंट, एक उन लड़कियों से खुली खिली बातचीत, उसमें आखिरी में झगड़ा होने लगा, कुछ बोली हमें कनाडा जाना है, फिर एक बोली ऑस्ट्रेलिया जाना है, बाकी बोली ये। एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, मैंने बड़े दिनों बाद कनाडा सुना, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, मतलब लगभग
2-2.5 साल हो गए हैं मेरे को ये सुने हुए, शब्द सुने हुए। आखिर में इस कनेडा। चीज पे बात सेटल हो गई कि सबको अमृतसर जाना है। गुड पॉइंट। आखिरी में इस पे सेटलमेंट करवाया कि अच्छा कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंडिया में घूमो, जो कुछ भी। लेकिन जैसे ही अमृतसर का जिक्र आया ना, तो मैंने उनसे कहा दरअसल कि देखो कहीं जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंडिया में कहीं जाओ, आखिरी में तो दरबार साहब में आके मत्था टेकना है, स्वर्ण मंदिर में। हाँ वहाँ तो आना ही है, ये वो। वहाँ मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से। वो उन कुछ जगहों में है जहाँ पे जाके ना ऐसा सुकून सा महसूस होता है। मस्त। हाँ, परिक्रमा में बैठो सुबह सवेरे के वक्त, बिल्कुल 3-4 बजे। उठा देते हैं वो आके। नहीं, हाँ? आपको उठा दिया था क्या? स्वर्ण मंदिर की बात कर रहे हैं ना? जी। 6 बजे तो उठा देते हैं। मतलब मैं गया था, मैं तो वहीं सोया था मस्त। सो क्यों? अरे वहां जाके सोते हैं बहुत सारे लोग, वो तालाब जो है ना, सही शब्द मुझे। तुम उसके किनारे सो गए थे? बहुत सारे लोग सोते हैं भाई, जाना कहीं पे, और मतलब बहुत सेफ एनवायरनमेंट, लेडीज जेंट्स। नहीं, सेफ्टी का पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, वो सोने की जगह थोड़ी है। अरे इतनी ठंडक महसूस हो, सब लोग तो अपनी चादर वादर लेके आते हैं। अरे वो प्रार्थना करने की जगह है। अच्छा, तो वहां तो शरणार्थियों को सुलाते भी हैं, कोई मना नहीं करता। बस आप 6 बजे से पहले पौ फटी और वो लठ मार के उठा देते हैं। मतलब लट मार के साइड में कि उठो उठो उठो, 2 बार आते हैं, फिर उठना पड़ता है, फिर बढ़िया तालाब में नहाओ, उसी में कुंड में। हाँ, वो सब चीजें। तो खैर मैं सोने के लिए दरबार साहब नहीं गया था, और मैं तो दर्शन करने और कड़ाह प्रसाद। तो वहाँ पे आप, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं मेरे, और उनसे मित्रता की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनका नाम राजेश है, राजेश शर्मा, लेकिन वो लुधियाना में रहते हैं। वो पत्रकार थे, अभी उन्होंने छोड़ दी पत्रकारिता, दवाइयों का भी काम है उनका। तो मैं लुधियाना में सिटी एडिटर था दैनिक भास्कर अखबार में, और ये आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। और वो रिपोर्टर थे, एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ बीट्स कवर करते थे। तो मैं शुरू में नया पहुंचा था, तो मुझे मैंडेट था कि एकदम सख्ती रखनी है, और मैं भी सीख ही रहा था, अभी भी सीख रहा हूँ। तो एकदम मैंने कि अरे ये कोई लेट आ रहा है, लेट क्यों आ रहे हैं, टाइम से खबर दीजिए, ऐसा वैसा। तो उन लोगों को, वो 3-4 रिपोर्टर थे, बड़ा अजीब सा लगा कि ये कौन आ गया है, ऐसे बात कर रहा है। तो उनका था कि यार हम नहीं करेंगे, काम छोड़ देंगे। और वो अच्छे रिपोर्टर थे तीनों चारों। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे, और मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैं उनके पास रुका, ऐसी रैंडमली बात करने लगा। और फिर मैंने उन लोगों को एक लतीफ़ा सुनाया, एक बंदर का, और बंदर के बहाने उस लतीफ़े में संपादक का मजाक उड़ाया गया था, और मैं संपादक था, और मैंने खुद ये जोक उन्हें समझाया। तो उन्होंने को लगा, बाद में मुझे उन्होंने बताया जब मित्रता हो गई, तो हमें लगा अच्छा यार इतना भी टेढ़ा नहीं बंदा, ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो बैड। और फिर तो मेरी उन सबसे, उन तीनों चारों से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और मैं अभी भी उस संस्थान को, उस शहर को छोड़े इतने बरस हो गए हैं, अभी भी जाता हूँ, उनके ही घर रुकता हूँ, और फिर वहाँ से हम लोग घूमने जाते हैं। तो मैं पिछले साल कोरोना से मुक्त होने के ठीक बाद मैं सबसे पहले लुधियाना गया, फिर उनके साथ अमृतसर गया। तो वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए, खूब घूमा, खूब खाया, इतना टेस्टी खाना अमृतसर का। और दरबार साहब की परिक्रमा में शांति से आप बैठो और वो गुरबानी सुनो। और रास्ते में एक बड़ी मशहूर जगह जहाँ की बर्फ़ी बहुत अच्छी होती है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो राजेश जी के साथ मैं गया था, और वो राजेश नहीं बोलते हैं, शब्द राजेश है, राजेश जी, वो वैसे होता है। तो मैं कल पिछले ब्लॉग में कह रहा था ना अर्जित परिवार, तो राजेश शर्मा जी मेरा अर्जित परिवार है। कि जब मैं उनसे मिला था तो मैं संपादक था, वो मेरे रिपोर्टर थे, लेकिन अभी वो हमारे बड़े भाई हैं, और उनका बेटा, हमारा भतीजा, वो कनाडा में रहता है। कनाडा है, कनाडा। तो मुझे अंकल बोलता है। तो मैं उनके साथ ऐसे घूमता हूँ पंजाब में, और वहाँ पे कुछ मेरे प्रशासनिक मित्र भी हैं, उनके साथ भी गप होती है। तो सोचो मैं तुम्हें एक पुलिस वाले से मिला हूँ, टॉप क्लास ऑफिसर, और शेर व शायरी का भयंकर शौकीन। मतलब हम लोग रात में 9:30-10 पे बैठे, सर्दी का वक्त, नवंबर का आखिर, आग जल रही, और हम शहद पानी और नींबू पी रहे थे। ये तब से चल रहा है क्या? हाँ, ये पुराना है।
अच्छा, ओह मैं समझा नहीं क्या। हाँ ये भी। और सुबह 3-4 बजे तक हम लोग गप्पे मारते रहे और सिर्फ इस पे, अरे भाई उसने क्या लिखा, अरे भाई उसने क्या लिखा, बहुत मौज आती है। तो खैर बात अमृतसर की हो रही थी, अमृतसर पे बात सेटल हुई। और इसके अलावा शाम को हम लोग गांधी उद्यान में बहुत सारे नौजवानों से मिले। एक नौजवान हमारे लिए मोमोज बना के लाए, जो कि हम लोगों ने अभी निपटाए हैं। सो थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। वी वर रियली हंग्री। और आते ही सबसे पहले हम तीनों भाई उन मोमोज पे टूट पड़े। चटनी भी अच्छी थी उसकी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस शेफ़। और अच्छी बातचीत रही वहाँ। 2-3 नौजवानों ने काफ़ी सारगर्भित बातचीत की। बैठ के घेरा लगाया था इस बार, ये अलग था। मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा कि अरे सही, ये तो बहुत सही हो गया है, बैठ गए हैं लोग, तो खड़े रहते थे तो घेरा छोटा होता जाता था, अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन फिर से जब बातचीत एंड होने को आई तो फिर वो पैर सबके अपने आप खड़े हो गए। पर फिर भी काफ़ी व्यवस्थित हाँ, थी ये काफी बातचीत। व्यवस्थित। जो हम लोगों ने जिस हुल्लड़ या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग आते हैं जिनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जोर जोर से बोलना होता है, उस क्राउड की वजह से थोड़ा सा हमने बंद कर दिया था बीच के कुछ शहरों में। मतलब जाते थे, मिलते थे, पर बरेली में लोग आए, आराम से बैठ के उन्होंने बात की, अपने मुद्दे बताए। तो वो भी एक अच्छा अनुभव रहा। और हमारी एक और मित्र हैं जिनसे मैं आज पहली बार मिला। तो तुम्हें ये आभास हो पाता है कि मैं इन लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ या कुछ? हाँ, ये बहुत ही इज़ अ पीपल पर्सन, तो लोगों में बहुत ज़्यादा घुल मिल जाने वाला आदमी। नहीं, वो तो चलो ठीक है, घुलता हूँ नहीं घुलता हूँ। हाँ, मतलब वो पता नहीं चलता कि कौन किस। आयुष को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये मेरे बहुत सारे लोगों से मिलता है सफ़र में, ब्यूरोक्रेट से, या और कुछ परिवारों में जाता हूँ भोजन करने या नाश्ता करने कुछ, तो बाद में फिर ऐसे कार में बात हो रही होती है तो मैं कहता हूँ कैसा लगा, अरे बहुत बढ़िया लगा, ये वो बढ़िया दोस्त हैं आपके, आप कब से जानते हो इनको? तो मैं बोलता हूँ कि आज मैं इनसे पहली बार मिला हूँ। तो एकदम शौक लगा हो जाता है। तो आज हम जिस घर में गए थे भोजन करने, मैं पहली बार मिला था उन सबसे। आज थोड़ा कम शौक लगा, क्योंकि ऐसा 2-3 बार पहले हो चुका है ना, मुझे लगा हाँ ठीक है। अब तो जो आपका बहुत अच्छा दोस्त भी होगा ना, तो उससे मुझे अच्छा आज पहली बार मिले थे। नहीं, हम जिस जीवन में हैं उस यायावर जीवन में बहुत सारे परिवार हैं जो हमें आंशिक शरण देते हैं, भोजन कराते हैं, नाश्ता। कई लोग लग रहा होगा कि हम लोग पैसे बचा रहे हैं लोगों के घरों में जा जाके। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों की दुआ से यात्रा के खर्च भर का पैसा है। लेकिन 2 प्रयोजन रहते हैं। एक तो अगर हम होटल का खाना खाएंगे लगातार तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत तेल मसाले वाला होता है। और दूसरा, जब हम किसी परिवार में जाके अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक जो ज़रूरी किस्म का कृतज्ञता बोध होना चाहिए, भिक्षुक बोल जिसको मैं कहता हूँ, है ना, कि कोई आपको अपनी देहरी में दाखिल होने दे रहा है और अपने घर का अन्न खिला रहा है, वो भाव। और एक नए परिवार से आपको मिलने का मौका मिलता है। और बच्चे मिलते हैं रुद्राक्ष जैसे। हाँ। रुद्राक्ष ने ऐसे अपने 2 ड्रीम लिख रखे थे। हाँ, मैंने सोचा था मैं बताऊंगा। बताओ। अच्छा, नहीं आप बता दो। ठीक। सबसे पहले तो ये उसकी मजेदार बात, जब जैसे ही आए ना तो उसने लल्लन टॉप के सब्सक्राइबर्स याद कर रखे थे शायद, तो हैप्पी 1.93 समथिंग करोड़ और वो 93। हाँ। इत्तेफाक देखिए कि मैं रुद्राक्ष से मिला जहाँ भोजन करने गया मैं अपने मित्र के यहाँ, तो मैंने उसके आधे घंटे पहले ही चेक किया कुछ, तो 1.92 थे। और मैं गया तो उसने सबसे पहले कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 1.93 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो मैंने कहा है इसने डेटा कुछ गड़बड़ देख लिया क्या? तो मैंने चेक किया तो एक्चुअली 1.93 हो गए थे, जबकि अभी हमारा सब्सक्रिप्शन रेट बहुत धीमा चल रहा है ललन टॉप का पिछले 1-1.5 साल से। तो और फिर वो उसने अपना ड्रीम बताया, वो बताइए। ऐसे 2 ड्रीम एक कागज पे लिख रखे थे, कोरे से कागज पे। वैसी पहले अधूरी कहानी बता रहे हैं। क्यों? जैरी जी बताएंगे पूरी। तो बताओ साले। क्या बताओ? सियाने क्या बोला था? शब्द क्या बोला था इससे पहले? बताओ। वो शब्द नहीं बोलना चाहिए क्या? बीप कर देंगे। बीप तो क्या करेंगे, पर मतलब चलता है इतना तो बातचीत में नहीं चलता क्या? जी बताइए कहानी। अभी 2 अगस्त गया है, 2 अक्टूबर गया है, तो उसने गांधी जी की पेंटिंग बनाई थी। आगे
गांधी जी की पेंटिंग थी, उसमें गांधी जी बैठे हुए थे और डंडा लेके और तिरंगा बनाया हुआ था। तो वो पूछता है आके कि बताओ इसके पीछे क्या है, बताओ इसके पीछे क्या है। तो हम लोगों ने गैस किया कुछ होगा, गेम होगी, कोई पजल होगी, ऐसे हमने गैस किया। फिर वो दिखाता है आई वांट टू मीट अ यूट्यूबर, और दूसरा था आई वांट टू मीट अ गेमर। तो ड्रीम वन पे फिर ऐसे हाँ, check। ड्रीम वन पे उसने ऐसे चेक भी लगाया फिर पेंसिल से। तो यूट्यूबर यूट्यूबर जी, सेंसेशन, इंटरनेट सेंसेशन। क्या कर रहे हैं, इंटरनेट भी नहीं चल रहा अब तो। पिंग पोंग खेल। तूने पिंग पोंग खेला है? हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत मजा नहीं आया। उसके बाउंसी बॉल ज्यादा अच्छा था उसके मुकाबले। बाउंसी बॉल वो नोकिया वाले गेम में आता था। आया वो बाउंसी बॉल वाकई बहुत क्या अच्छा था। गेम था वो। बाउंसी बॉल 2 भी बहुत अच्छा था। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनका सेकंड पार्ट अच्छा होता है। बाउंसी बॉल 2 अच्छा था। हम लोग कमिंग बैक टू रुद्राक्ष, हम लोग रुद्राक्ष के दादाजी से मिले। मजेदार आदमी थे ना, एकदम बुजुर्ग, मस्ट बी इन हिज 60s-70s, और वो सर्वेयर का काम करते हैं अंकल। सर्वेयर होते हैं, इन केस किसी को ना पता हो, जैसे जब कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे सर्वेयर जाते हैं जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज जुड़े हुए होते हैं, पूरी एक वो रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें फिर क्लेम किया जाता है कि गाड़ी में ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, फ़ोटो लगते हैं, सब चीज़ें। वो क्लेम दाखिल होता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसके बेस पे एसेस करती है और क्लेम दिया जाता है। तो वो सर्वेयर का काम होता है। उन्होंने ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग की थी, फिर दयालबाग से, और तब से वो काम कर रहे हैं, मतलब आप समझो पिछले 40-45 साल से। और क्या मज़ेदार किस्से सुना रहे थे, एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा, उसने ऐसा। तो हम लोगों को जाना था दर्शकों से मिलने के लिए, तो वरना भोजन के बाद लग रहा था 1-8 घंटे इनकी गप सुनी जाए। और बढ़िया से उन्होंने बगीचा, तुमने बगीचा नहीं देखा उनका? नहीं, हम लोग फिर वहाँ हाँ, पहुँच गए तुम लोग थे। उन्होंने बढ़िया से वो सुनाया। तो रुद्राक्ष और रुद्राक्ष के दादाजी से मुलाकात हुई, पापा जी से फ़ोन पे बात हुई। वो भाई साहब नॉर्वे में हैं, वहीं से बात कर रहे थे, और हमारी मित्र ने बढ़िया भोजन करवाया। भोजन हम लोगों को लेटली अच्छा मिल रहा है। कल फरीदपुर के गांव में अच्छा खाना खाया, फिर रात में हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र अंकुर, उनके यहाँ बढ़िया भोजन निपटाया, और आज भी उनके यहाँ एक अच्छी चीज़ थी, मेथी आलू थे। मुझे बहुत पसंद है। हमारे एक मित्र हैं विनय सुल्तान, और इन दिनों वो यूपी के मुख्यमंत्रियों की सीरीज़ लिखने में लगे हुए हैं। तो विनय सुल्तान का ये दावा है, और दावा काफ़ी हद तक दुरुस्त है। वो बोलते हैं कि हुकुम बाकी सब मेथी एक तरफ, और हमारे नागौर की जो कसूरी मेथी है वो एक तरफ। और वो मेरे लिए खूब सारे पैकेट लेके आता है, और वो वाकई बहुत बढ़िया होती है। तो मैं सर्दियों भर तो उस कसूरी मेथी वाले आलू खूब खाता हूँ। तुमने भी खाई होगी घर पे? कसूरी मेथी से अच्छा आप हरी मेथी के आलू खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा। नहीं, वो जब फ्रेश आ रही है और जब नहीं आ रही है, हाँ, जब नहीं एक फ्रेग्रेंस जो आती है कसूरी मेथी की, तो वो बहुत सही है। तो ऐसा रहा आज का दिन, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और क्या मुझे खुल के बताइए। बोल दूं, अरे नहीं, पहले कहानी बताइए कि पता नहीं क्या बता रहे। आयुष की आधे रास्ते तक क्या? क्या था वो, किस चीज की आवाज थी? अरे वो ट्रिमर मेरे बैग में ट्रिमर रखा था, तो एकदम से कहीं दचक्का लगा गाड़ी में, तो वो ऑन हो गया अपने आप उधर से, ऐसे ऐसे भौरा नहीं कर, यही चालू रहा। और मुझे लगा कि यार मेरा ट्रिमर तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं आधा ट्रिम कर पाता हूँ, वो रुक जाता है। 2 घंटे तक चलता रहा, 1.5-2 घंटे करीब चला होगा, 1.5 घंटे, ज़्यादा ही बता रही है। अभी भी चल रहा था, फिर उसको रोका गया कि भाई रोको। आयुष ने भी जो आवाज़ की, हम लोग जब छोटे में स्कूल जाते थे, मेरा भाई था छोटा चाचा का लड़का, गोलू नाम उसका। तो गोलू था शिशु में, और मैं था द्वितीय में या तृतीय में, ऐसे फ़र्क था 2-3 क्लास का।
तो गोलू मेरा ट्रैक्टर हुआ करता था। तो ऐसे गोलू आगे और उसके बस्ते की बेल्ट मेरे हाथ में, ठीक है। ऐसे हम दोनों भाई जाते थे और ट्रैक्टर में तो आवाज़ भी होती है, तो फिर आवाज़ निकलती थी ऐसे ही, ऐसे करके, और फिर हम लोग टकबक, और कहीं घोड़े पे जाते टकबक टकबक ऐसे करके, ऐसे हम लोग दुल की चाल चलते थे। तो गोलू हर बार वो छोटा था 4 लेग्ड एनिमल है। मतलब हर बार 4 कदम पे गोलू ही चलता था क्या? आपने नहीं वो कभी- 4 कदम पे नहीं होता था। हाँ मतलब ट्रैक्टर 4 व्हील नहीं पे नहीं ऐसा- नहीं 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 नहीं, वो हाँ। ऊपर होता था, आप नीचे होते अरे यार तू समझे अरे नहीं भाई, यार। गोलू भी खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, ओ ठीक है। उसका बस्ता मैंने पकड़ रखा है, तो हम दोनों मिलके 4 पैर हो गए ना, ओ तो हम कंबाइंड हो गए। और वो ऐसे जैसे हम लोग मिट्टी के ट्रैक्टर बनते हैं ना, मेरे घर में रखे हुए, तुमने शायद कभी देखे हो, हाँ हाँ देखे है ना, मिट्टी के ट्रैक्टर जो मेरे दोस्त ने बनाए थे। मेरे एक दोस्त हैं अमित, उनको हम लोग बोलते हैं अमित दद्दा। तो अमित दद्दा ट्रक चलाते हैं। तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब मैं जाता हूँ ना गांव, तो रात में बैठ के हम लोग छकड़ी खेलते हैं, एक नया गेम भी सीखा आप लोगों ने सीप। सीप मुझे हाँ, बहुत लेकिन मजा छकड़ी खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। तो हम लोग, मैं गाँव जाता हूँ तो शाम को हम लोग बैठते हैं, जैसे उन्हें खेत पे जाना पड़ता है रखवाली के लिए, तो वो लोग 2-4 घंटे टाल देते हैं खेत पे जाना। तो अपना आराम से वो खाना वाना निपटा के आ जाते हैं, और वो गुटखा वगैरह भी खाते हैं वो लोग, सब दोस्त जो वहाँ के गाँव के हैं। रखवाली के लिए क्यों जाना पड़ता है खेत में? हमारे यहाँ 2 वजहों से। एक तो जैसे स्मैक्ची वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो वो ट्यूबवेल के स्टार्टर वगैरह चुरा लेते हैं, उस तरह की चीज़ें। और हमारे यहाँ नील गाय बनरोज बहुत हैं, तो वो खेत में ना घुस के खा लें, तो वैसे रखवाली करनी पड़ती है। किसान का जीवन बहुत मुश्किल है आयुष जी। तो खैर, तो वो आते हैं तो फिर हम लोग बैठ के खेलते हैं। तो वो अमित दद्दा हैं, अब शायद उन्होंने बंद कर दिया ट्रक चलाना, खूब चलाया। तो वो खूब कहानियाँ सुनाते हैं कि लंबरदार बोलते हैं वो हमको, एक बार लंबरदार हम उतर जा रहे थे गुजरात, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, स्थानीय भाषा में जो हमारे यहाँ बुंदेली बोली जाती है उस आते। तो वो ट्रैक्टर बहुत अच्छे बनाते हैं मिट्टी के, तो वो तालाब की मिट्टी ला के और ट्रैक्टर बनाते हैं। तो उसमें जैसे वो ऐसी घिर्री लगी होती है ना, तो वैसे ही आगे गोलू पीछे मैं, और वो बद्धी बद्धी हम बोलते हैं बस्ते की डोरी को, बद्दी बोलते हैं। शायद किसी को ना पता हो। स्ट्रैप स्ट्रैप गाइस स्ट्रैप गाइस, स्ट्रैप, यू नो, बैक का स्ट्रैप। तो वो बद्दी, और फिर ऐसे ही होता था। तो आयुष जी ने वो याद दिला दिया। एक मासूमियत तो है आप में। कब तक ढोंग करेगा रे फरीबी? क्या यही है? फसानों में रंग गाढ़ा करने के लिए ये फरेब करता है। आयुष एक्सपोज्ड। आयुष लगा, ओह ये थंब है क्या? चलिए, ऐसे सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। आज हमने बरेली का मांझा भी बनते हुए देखा। हाँ जरा मुझे दीजिए, ये लीजिए। हाँ बताइए भाई। आयुष जी बताएंगे ना। यार आप तो थोड़ी सी बुक्स वुक्स पढ़े रहते हैं, तो आपको थोड़े से सॉल्यूशंस पता होते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कई बार मुझे ऐसे मतलब मैं ऐसे मौन हो जाता हूँ कि अरे यार अब मैं क्या बोलूँ इस पर। जैसे वहाँ पे जो मांझा बनाने वाले थे, तो वो मतलब उनके उसके एक बच्चे के हाथ देखे मैंने, लड़का ही था, हमसे छोटा ही लड़का होगा, था, स्कूल नहीं। की एज का होगा। नहीं होगा वो टीनेजर, और अरे तो टीनेजर तो यार हाँ, स्कूल में ही मतलब होता। 19 या हाँ 20-21 के करीब का किशोर बालक हाँ। था, वो मांझा बनाता था, और उसके हाथ पे ऐसे कि ये देखो भैया हमारा मांझा, और वो तारीफ कर रहा था कि ये देसी मांझे का कट है, और पूरे हाथ पे उसके ऐसे ऐसे लाल लाल था, वो सब चीजें थी। अब बोल रहा था देखो इससे मैं मिर्ची भी खा सकता हूँ, इस पे नींबू भी लगा सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। अगर मैं चाइनीज मांझा बना रहा होता तो फिर मैं वो सब नहीं कर पाता। देसी मांझा देखो कितना, वो उस चीज की तारीफ बता रहा था, तो मुझे लगा कि यार इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। और फिर एक भाई साहब मिले वहीं पे, वो पैसे की बड़ी तंगी है, 250-300 कमा पाते हैं इससे, मजदूरी से, तो अब खाने पीने का जुगाड़ नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बच्चों को लगाना पड़ा है इसमें। फिर 9-9 साल 10-10 साल के बच्चे उसी में लगे हैं। फिर वो एक भाई साहब वहीं पे वो ऑटो या कुछ चलाते थे, तो वो लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं, उसके लिए घूस लगेगी, तो फिर उस ट्रैप में फंस गए हैं कि घूस लगेगी, लाइसेंस नहीं है तो फिर पुलिस पकड़ लेती है चौराहे पे, और फिर उसके लिए पैसा नहीं है। क्या बड़ी समस्या है। जेरी आपने क्या देखा?
मैंने मतलब बचपन में जब हम लोग पतंग उड़ाते थे, अब तो बहुत कम हो गया है पतंग उड़ाना। तो हमारे यहाँ पे एक लड़का था निषाद, वो 15 अगस्त के आसपास पतंग की दुकान लगाता था बहुत बड़ी। तो वो कहता बड़े दिल्ली में कहाँ की बात है? दिल्ली में रानी बाग के पास एक शुक्रपुर पड़ता है, वहाँ की बात है। शकूरपुर? हाँ, वहाँ की बात है। तो निषाद नाम का बंदा था, वो ना पतंग की दुकान लगाता था। और वो अपना हर मांझा, कुछ भी सही, उसके पास कुछ भी माल हो, वो यही बोलता था। पतंग उसके पास लाल कुएं की होती थी और मांझा उसके पास बरेली का होता था। कोई कहीं से लेके आए बरेली का मांझा, भाई बरेली का मांझा है। तो वो हमने खूब खरीदा। फिर एक हमारे उसमें बचपन में ये चलता था कि भाई सद्दी पे ना, हम लोग सद्दी खरीद के लेके आते थे, और उस पे ना हम लोग क्या करते थे, बल्ब लिया, तोड़ा और उसको बिल्कुल पीसा और उसको मांझा बनाने की कोशिश करते थे। तो ये एक तो ये मांझे वाला और वो बैट पे धागा बांध के, ये तो बहुत स्टैंडर्ड। और तीसरा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो पेंसिल की कतरन को कच्चे दूध में दुगुलिया में रख के सुबह तक रबड़ बन जाएगी। यही आपने ये सब, ये तो ठीक है, लेकिन आपने चौथा नहीं किया होगा, शकला बूम बूम वाली पेंसिल से ये मान के कुछ नहीं बनाया होगा कि ये निकल आएगा अभी। शकला का बूम बूम देखा है आपने? जी। तो उसमें आपने सच माना उसको? ताऊ जी आए थे वो पेंसिल लेके, तो मैंने ना प्रणाम किया ना कुछ, मैंने वो पेंसिल लेके और दौड़ लगा दी और अंदर जाके बनाया बाल्टी या कुछ, कुछ नहीं बना। फिर मैंने सोचा मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए, फिर मैंने मम्मी से बनवाया सीधी रेखाओं में उसको, तब भी कुछ नहीं बना। और मम्मी बना रही थी कि नहीं बनेगा, तब भी मम्मी ने बनाया वो। तो वो है शकला का बूम बूम। दुखद। तो तुम बल्ब फोड़ के कांच रख लेते थे? हाँ। तो हम लोग उसे चढ़ाते थे। आज मैंने देखा तो आज मुझे पता चला कि उसमें कांच नहीं लगता है मांझे में। अच्छा। बरेली का जो मांझा होता है। नहीं, अरे नहीं, बरेली वाले में नहीं लगता। बरेली वाले मांझे में चाइनीज में लगता है। और चाइनीज मांझा तो बिल्कुल, चाइनीज मांझा प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता जो है लोग इसको बेचते हुए पाए जाएं उनके खिलाफ जब सख्त कार्रवाई होगी ना, तब उसके बाद बिल्कुल बहुत सख्ती करनी चाहिए चाइनीज मांझे पे। क्योंकि दिल्ली में यहाँ कितना ही होता है कि लोग जा रहे हैं फ्लाईओवर सब और एकदम धाड़ एकदम, अरे वो बहुत लोमहर्षक होता है। मतलब उसको लेके इनसिक्योर भी हो जा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसी वारदात होती हैं वो चाइनीज मांझे के कारण होती है। और बदनाम बरेली का मांझा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वही वो जो सेम पैटर्न था, जैसे रामपुरी चाकू, चाइनीज चाकू, रामपुरी चाकू, वो जो बता रहे थे। हाँ, ये देखिए, ये ग्रीन टी का धागा है, इससे भी पतला धागा होता है जिससे मांझा बनाते हैं वो लोग, और वो ऐसे ही टूट जाता है। हाँ, लो टूट जाता है। वो तो चाइनीज मांझे का जो बेस ही होता है ना, बेस वाला धागा वही प्लास्टिक। और कमजोर पेच वाले जो होते हैं, जिनको पेच लड़ाने नहीं आते, वो चाइनीज मांझे का सहारा लेते हैं। चाइनीज का भी। और मतलब इरफान भाई का कल हम लोग जिक्र करते थे, इरफान भाई को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, बहुत पसंद। तो वही उन्होंने दिखाया कि कैसे बनाते हैं वो। चावल का इस्तेमाल करते हैं वो। चावल की माड़। हाँ, मांझा बनाने में थोड़े कॉन्शियस भी हो जा रहे थे। जैसे मैं मतलब उनकी सामग्री पूछ रहा था कि अच्छा क्या क्या मिलाते हैं, क्या तो आयुर्वेदिक टाइप का, मतलब बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। सोप टाइप का कुछ रखा हुआ था, और क्या मिलाते हैं वो लोग कि वो बोलते थे सोप टाइप का कुछ रखा हुआ था और वो मिला के बना रहे थे। मतलब वो टेक्निकल टर्म तुम लोग बात कर रहे हो ना, मेरे दिमाग में लगातार वो जो फिल्म थी ना, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे बेस्ड, काय पोचे। अरे क्या फिल्म थी। तो उसमें वो गाना है ना, सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का, सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा। मुझे वही याद आ रहा वही गाना याद आ रहा था है ना वहाँ पे। हाँ, सुलझा हुआ था और उनका मांझा जो, ये मेरे ख्याल से अभिषेक कपूर की फिल्म है, डायरेक्ट की हुई। और इसमें सुशांत राजपूत, राजकुमार राव, और अमित सियाल, नहीं अमित साध। अमित सियाल तो मिर्ज़ापुर इनसाइड एज वगैरह में है। तो अमित सियाल की भी कहानी बहुत दिलचस्प है, किसी दिन सुनाऊंगा तुम लोगों को। अभी मैं अपने बचपन के दोस्त की बात कर रहा था ना, जो ट्रक ड्राइवर थे। अमित सियाल ने भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सही काम किया है। अभी लोग उनको सिर्फ एक्टर के तौर पे जानते हैं। मिर्ज़ापुर के वो IPS ऑफिसर मौर्य जी, या इनसाइड एज में वो जो देवेंद्र या क्या करके स्पिनर है ना, और वो लगता है पहले सीज़न में मर गया लेकिन दूसरे सीज़न में फिर वो लौट के आता है।
और महारानी में भी Inside Edge अच्छी सीरीज है, वो देखनी चाहिए लोगों को। किस चीज पे है? ठीक है, आईपीएल पे है, अच्छी नहीं है, ठीक मतलब है, एक बहुत ऐसे पॉपुलर है पर ठीक है, मतलब ठीक है, पर ठीक है, आपको अच्छी लग रही तो मैंने आयुष की कंपनी में यही सीखा है, किसी के अच्छे को बुरा बताने में ऊर्जा मत खर्च करो। आयुष सोच रहा है ये मैंने कब कहा। चलिए, लंबी बातचीत हो गई, इंटरनेट में जाते तो कितना सही लगता है ना। कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। हाँ, 2-3 बार फिर भी मोबाइल चेक करते हैं हम लोग, और फिर वो पता चल जाता है कि सो जाओ भाई, कुछ नहीं है। फिर एक दिन ऐसा होगा हाँ? जब मैं इंटरनेट की दुनिया से दूर चला जाऊंगा, इस दुनिया में। ये मेरा फोन है, दूसरा बहुत सही फोन, दुनिया है ये। हाँ, और ये भी मैं साइलेंट पे रखता हूँ, तो जब ज़रूरी कॉल हो दिन में 1 बार 2 बार उठाओ, 1 बार सुबह 1 बार शाम, जितनी मिस कॉल है उनमें जो ज़रूरी है उस पर कॉल बैक कर लो, बस। सीक्रेट नंबर है इसका, यस। मेरे पास है। कई लोग पूछते हैं, जो कई मेरे मित्र हैं, ब्लॉग देखते हैं, यार ये वाला नंबर नहीं है मेरे पास। ये नंबर बहुत कम लोगों के पास है, 10-12 लोगों के पास है। तो मैंने अभी दिया है शायद इस यात्रा में, इससे हाँ। पहले शुरुआत में, यात्रा में ही ना, यात्रा से पहले यात्रा की जब तैयारी कर तैयारी कर रहे थे जब, हाँ, वो आप उससे आपने तभी तो लिया था शायद नंबर। नहीं, ये नंबर पुराना है, अच्छा, तो चला जाए। हाँ, इंटरनेट की दुनिया से दूर। ये न जाने कब आएगा। मेरा तो जल्द आएगा, न जाने तुम। अब ये काम नहीं करना है, ब्लॉग में गाना नहीं गाना है। कितने मजे आ रहे थे यार, वो जो गाना बज रहा था, अरे यार, गाना वाला सही मूड था, थोड़ा सा अच्छी वाइब्स आ रही थी आपसे, है ना। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था अभी। आपसे अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो क्या? आपसे मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उनसे मैं बहुत खुश बोले, अरे क्या बात है, तुम आज तो बड़े अच्छे मूड में हो। तो पता नहीं, मतलब जब एक प्रोडक्टिव दिन होता है ना, खूब सारे लोगों से मिलना, अच्छा भोजन करना, अच्छा संगीत, अच्छा मौसम, और नो इंटरनेट। चलिए, ख्याल रखिए अपना, और अपने से ज़्यादा अपनों का। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट बोलते हैं, ब्लॉग तो सुबह शुरू होता है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, सेफ खेल जाइए। हैव अ नाइस लाइफ। किसी ने कमेंट में पूछा तो मैं हाथ में क्या रखा है, ये एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताने होते पर्सनल। एक्सीडेंट, ठीक है। ठीक है। मन्नू जी की तरफ, अरे आप लोगों को पता है जेरी के घर का नाम मन्नू है? अरे तो जेरी तुम्हें पता था ये? मतलब आप किसने बताया है? हाँ मतलब ये है, हाँ, किसने बताया? सीक्रेट पुलिस लगा रखी तुम्हारे पीछे। तो मेरा भी फोन टैप हो रहा है क्या? पेगासस उड़ता हुआ घोड़ा। अरे सही में, किसने बताया? पत्रकार है, सूत्रों के हवाले से। सूत्रों के मुताबिक प्रिंसू और मन्नू, और मुझे तो ये भी पता है कि तुम लोग, इन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है लटाइमो का, ललन टॉप युवा मोर्चा का, जिसमें कई बार ब्रीच कर चुके हैं, जिसमें मैं कई बार दाखिल हो चुका हूँ। तुम लोग की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है, मैं क्या करूँ। सिक्योरिटी। और हमें क्या लगा क्या था- लिखते हैं ये हम लोगों के बारे में, और दफ्तर की चीज़ों के बारे में। भाई साहब, वरिष्ठों की जो धज्जियां उड़ती हैं वहाँ पे, वरिष्ठों का सम्मान करते हैं। हमने अपने उसको ये लोग सम्मान कहते हैं। अरे सह लेंगे, ये शब्द भी सह लेंगे मन्नू जी के शब्दों में। चलिए, बाय बाय।